हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्य काल के अर्थव्यवस्था को समझ लिया था, मौर्य काल के सामाजिक व्यवस्था को समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम मौर्यकालीन कला को समझेंगे, मौर्यन आर्ट को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो बात करते हैं मौर्यकालीन कला की, मौर्यन आर्ट की। तो मौर्यकालीन कला की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वह है अशोक के स्तंभ। सबसे पहले हम लोग अशोक के स्तंभ को समझेंगे, अशोक के पिलर को समझेंगे। तो अशोक के स्तंभ की बात करें तो अशोक के स्तंभ लाल बलुआ पत्थर के बने होते थे और इनमें पॉलिश किया हुआ होता था। जो अशोक के स्तंभ होते थे ये लाल बलुआ पत्थर के बने होते थे और इनमें पॉलिश किया जाता था। अब बात करते हैं स्तंभ। तो स्तंभ क्या होता है सर? तो इस तरीके की आकृति होती है स्तंभ की। ये हो गया स्तंभ, और इसमें अगर कुछ खुदवा दिया जाए, कुछ लिखवा दिया जाए तो ये हो गया लेख, यानी स्तंभ लेख। तो ये होते हैं स्तंभ लेख। अब बात करते हैं तो अशोक ने बहुत सारे स्तंभ लेख बनवाए। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है सारनाथ का स्तंभ लेख, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब सवाल बनता है कि सर ये सारनाथ का स्तंभ लेख क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहली विशेषता। तो इसकी पहली विशेषता है कि इसका जो शीर्ष भाग है वह सिंह चतुर्मुख है और इसके मध्य भाग 24 तिलियों वाला अशोक चक्र है। अब इसको हम समझते हैं कि आकृति किस तरीके का है। तो मान लीजिए ये आपका सारनाथ का स्तंभ लेख है, इस तरीके का है स्तंभ लेख। ये इस तरीके का स्तंभ लेख है, सारनाथ का स्तंभ लेख। और इसमें क्या है कि शीर्ष भाग में सिंह चतुर्मुख है, मतलब शीर्ष भाग यानी सबसे ऊपर भाग में चारों तरफ लाइन की आकृति बनी हुई है, यानी सिंह की आकृति बनी हुई है। आगे भी, पीछे भी, दाएं भी और बाएं भी, चारों ओर सिंह की आकृति बनी हुई है। इसीलिए इसे सिंह चतुर्मुख कहा गया है। मतलब चतुर्मुख, चारों तरफ मुख किसका? सिंह का, शेर का, लाइन का। अब आगे बात करें तो इसके मध्य भाग में 24 तिलियों वाला अशोक चक्र देखने को मिलता है। तो ये जो सारनाथ का स्तंभ लेख है, इसका जो मध्य भाग है, ऊपर में तो शेर है और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसके मध्य भाग में, यहाँ पे हमें अशोक चक्र देखने को मिलता है जिसमें 24 तिलियां होती है। और यही जो आकृति है, इसी आकृति को 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया था। इसीलिए ये सारनाथ का जो स्तंभ लेख है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहीं से हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। तो यहाँ से कई बार सवाल बनते हैं कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया है। सारनाथ का स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये हो गया आपका अशोक का स्तंभ लेख। अब हम लोग बात करते हैं आगे अशोक के स्तूप के बारे में। तो स्तूप की बात करें तो बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में उनके शारीरिक अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या फिर उनके दांत या उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के ऊपर बनाए जाते थे। यानी जो स्तूप होता था वह जिसके लिए स्तूप बनाया जाता था, उनकी याद के लिए बनाया जाता था स्तूप। अब उनकी याद के लिए बनाया जाता था तो जिसके लिए स्तूप बनाया जा रहा है उनके शरीर का कोई हिस्सा या उनके द्वारा उपयोग की गई कोई वस्तु के ऊपर एक बिल्डिंग बना दिया जाता था गोलाकार, और वही आकृति स्तूप कहलाती थी। जैसे मान लीजिए अगर बुद्ध का स्तूप बन रहा है तो मान लीजिए ये है बुद्ध का, यहाँ पे हम लोग रख दिए बुद्ध के शारीरिक अवशेष, यानी बुद्ध के शरीर का कोई भाग, चाहे उनके दांत या हड्डी, या फिर बौद्ध धर्म के संतों के शारीरिक कोई अवशेष, या फिर उनके द्वारा उपयोग की गई कोई वस्तु, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई कोई वस्तु, कड़ा हो गया या फिर कुछ भी, कोई भी जो गौतम बुद्ध यूज करते थे या फिर बौद्ध धर्म के संतों के द्वारा यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता था, वैसे वस्तुओं को यहाँ रख दिए और इन्हें के ऊपर एक गोलाकार इस तरीके की आकृति बना दी गई। तो यही हो गया स्तूप। तो ये क्या कहलाया? तो ये कहलाया बौद्ध धर्म का स्तूप। तो इसी तरीके से बौद्ध धर्म के स्तूप बनाए जाते थे। तो यही परिभाषा हुआ कि जो स्तूप होता था वह बुद्ध या फिर बौद्ध धर्मों की स्मृति यानी उनकी याद के लिए बनाया जाता था। और बनाने का क्या सिस्टम होता था? तो उनके शारीरिक अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां यानी हड्डियां या फिर उनके दांत
या फिर उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के ऊपर एक आकृति बना दी जाती थी, वही कहलाता था स्तूप। तो हम लोग बात करते हैं अशोक के स्तूप के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये जो स्तूप है, स्तूप शब्द का जो प्रथम उल्लेख है, फर्स्ट मेंशन, हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जिसमें स्तूप का अर्थ ढेर बताया है। तो हमें स्तूप का जो सबसे पहला उल्लेख देखने को मिलता है वह हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, और जिसका अर्थ होता है ढेर। ऋग्वेद में स्तूप का अर्थ बताया गया है ढेर। अब आगे बात करें तो भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा था? पीपरहवा स्तूप। भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप यानी ओल्डेस्ट स्तूप पीपरहवा स्तूप था। हालांकि इस स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा नहीं कराया गया था, यह शाक के लोगों ने करवाया था। तो सबसे पहले बात करें तो स्तूप का जो शब्द है उसका प्रथम उल्लेख तो हमें मिलता है ऋग्वेद में, जिसका अर्थ ढेर बताया गया है। और सबसे प्राचीनतम जो स्तूप है वह है पीपरहवा स्तूप। इसे अशोक ने नहीं बनवाया था बल्कि शाक के लोगों ने बनवाया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्तूप का प्रचलन देखने को मिलता है वह हमें अशोक के काल में ही देखने को मिलता है। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है सांची का स्तूप, जो रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। कई बार सांची के स्तूप से एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो सांची के स्तूप के बारे में बात करें तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था, और इसका निर्माण ईंटों से किया गया था। पत्थरों से सांची के स्तूप का निर्माण नहीं करवाया गया था, बल्कि ईंटों से निर्मित स्तूप था सांची का स्तूप। आगे बात करें तो इस स्तूप की खोज, जो सांची का स्तूप था, इसकी खोज करने वाले टॉयलर थे, और इन्होंने 1818 में सांची के स्तूप की खोज की थी। अब आगे बात करें तो सांची का स्तूप 3 स्तूपों में बटा हुआ था। सांची का स्तूप एक सिंगल स्तूप नहीं था, इसमें भी 3 स्तूप देखने को मिलते हैं, और ये थे महास्तूप, काला स्तूप और स्तूप 3। यानी जो सांची का स्तूप था वह सिंगल स्तूप नहीं था, उसमें 3 स्तूप देखने को मिलते हैं, महास्तूप, काला स्तूप और स्तूप 3। महास्तूप की बात करें तो इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष देखने को मिलते हैं, और महास्तूप में जो वेदिका बनाया गया था वह पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, और वह वेदिका पत्थर का बना हुआ था। तो बात करें सांची के स्तूप की तो इसमें जो महास्तूप हमें देखने को मिलता है, इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष देखने को मिलते हैं, और इस स्तूप में वेदिका का निर्माण पुष्यमित्र शुंग करते हैं, और वेदिका पत्थर का बना होता है। अब सवाल बनता है कि वेदिका क्या होता है। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो वेदिका एक तरह से रेलिंग करवाना होता है, एक तरह से बाउंड्री बनवाना होता है। तो वही होता है वेदिका, कि कोई आपका एरिया है, क्षेत्र है, तो उसके अंदर आप एक बाउंड्री बनवा दिए तो वो वेदिका कहलाएगा। आगे बात करें तो जो अगला स्तूप है वह है काला स्तूप। काला स्तूप में अशोक काल के जो धर्म प्रचारक थे उनके अवशेष देखने को मिलते हैं। तो जो महास्तूप था उसमें बुद्ध के अवशेष देखने को मिलते हैं, और जो काला स्तूप था उसमें अशोक काल में जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे अशोक के काल में, उसके हमें अवशेष देखने को मिलते हैं काला स्तूप में। और स्तूप 3 की बात करें तो इसमें सारिपुत्र और महामोद गलायन के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया सांची के स्तूप को। सांची के स्तूप का पहला पॉइंट अशोक द्वारा निर्मित, दूसरा यह ईंटों से बना हुआ था, तीसरा इसकी खोज 1818 में की गई थी और टॉयलर ने की थी, तीसरा यह अकेला स्तूप नहीं है, इसमें 3 स्तूप हैं, महास्तूप, काला स्तूप और स्तूप 3। महास्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष देखने को मिलते हैं, और इसमें जो वेदिका का निर्माण हुआ था वह पुष्यमित्र शुंग करते हैं, और यह वेदिका पत्थर का बना होता है। दूसरा था काला स्तूप, और काला स्तूप में अशोक के समय के जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे उनके अवशेष देखने को मिलते हैं, और तीसरा था स्तूप 3 जिसमें सारिपुत्र और महामोद गलायन के अवशेष देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करें तो अगला है अशोक का बरहुत स्तूप, जो सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अशोक के बरहुत स्तूप की बात करें
तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी सबसे पहले विशेषता है कि बरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका जो नींव रखा था वो अशोक ने रखा था, लेकिन इसका जो पूर्ण निर्माण है वह पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा पूर्ण निर्माण करवाया गया था बरहुत स्तूप का। अगर आगे बात करें तो जब हम लोग सांची का स्तूप पढ़ रहे थे तो सांची के स्तूप में हम लोगों ने देखा कि उसमें जो महास्तूप था उसमें वेदिका का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, और बरहुत स्तूप में पूर्ण निर्माण जो बरहुत स्तूप का किया था वह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो यहाँ से दो तरीके के सवाल बन सकते हैं कि बरहुत स्तूप का नींव किसने रखा था, तो अशोक ने रखा था, यानी अशोक ने बरहुत स्तूप को बनाने का शुरुआत कर दिया था। लेकिन बरहुत स्तूप का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, यानी बरहुत स्तूप को पूरी तरीके से निर्मित पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। अब आगे बात करें तो बरहुत स्तूप की खोज 1873 में की गई थी और इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। जब सांची के स्तूप की बात करते हैं तो उसकी खोज 1818 में की गई थी और टॉयलर ने की थी, और बरहुत स्तूप की खोज 1873 में की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। आगे बात करें तो जो बरहुत स्तूप है वह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था, और सांची का स्तूप ईंटों से बना हुआ था और बरहुत स्तूप लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। तो बरहुत स्तूप की बात करें तो इसमें 3 पॉइंट है जानने लायक। पहला पॉइंट, तो इसकी नींव अशोक ने रखी थी लेकिन पूर्ण निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, और 1873 में बरहुत स्तूप की खोज की गई थी और इसके खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और बरहुत स्तूप लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था। अब आगे बात करते हैं तो स्तूप की संरचनाएं, स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। तो स्तूप की संरचनाएं अगर हम बात करें तो जब भी किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है तो उसकी कुछ संरचनाएं होती हैं। अगर आप मंदिर का निर्माण करवाते हैं तो उसके भी कुछ संरचनाएं होती है, किस तरीके से बनाना चाहिए उसकी कुछ संरचना होती है। इसे और बेहतर तरीके से समझा जाए तो अगर हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो मान लीजिए वहाँ हमें सर्किल देखने को मिलता है तो इसकी भी कुछ संरचनाएं हैं। इसमें केंद्र होता है तो इसमें त्रिज्या होती है। अगर आयत की बात करते हैं हम लोग तो आयत में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ देखते हैं, इसमें कोण होते हैं, चार भुजा होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी संरचना है, अपनी अपने स्ट्रक्चर है। तो इसी तरीके से स्तूप की भी अपनी संरचना थी। तो अब स्तूप की संरचना को समझते हैं कि आखिर स्तूप में क्या क्या पाया जाता था, स्तूप में क्या क्या होता था। जब स्तूप का निर्माण करवाया जाता था तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, उसकी संरचना क्या थी, उसमें क्या क्या होते थे। तो सबसे पहले बात करें तो स्तूप की जो पहली संरचना है वह है अर्धवृत्ताकार संरचना, जिसे अंड कहा जाता था, और यह पवित्र सामग्री के ऊपर बनाया जाता था। तो जब स्तूप की परिभाषा हम लोग देख रहे थे तो उसी समय हम लोगों ने जाना था कि स्तूप का निर्माण किसी की स्मृति के लिए बनाया जाता था, और जिसकी स्मृति के लिए बनाया जाता था उसके कुछ अंगों के अवशेष या फिर उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को उसमें रखा जाता था। तो मान लीजिए अगर बुद्ध का स्तूप बनाया गया है तो भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेष को रखा जाएगा। अगर शारीरिक अवशेष को नहीं रखा जाता है तो उनके द्वारा उपयोग की गई कोई वस्तु को रखा जाएगा और उसके ऊपर अर्धवृत्ताकार शेप बनाया जाएगा, और यह शेप क्या कहलाएगा, ये शेप अंड कहलाएगा, यानी ये जो शेप है ये अंड कहलाएगा। आगे बात करें तो अंड के ऊपर छज्जे बने होते थे। अब जो ये अंड बना होता था इसके ऊपर इस तरीके के छज्जे बने होते थे, और इस छज्जे को हर्मिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हर्मिका। तो इस छज्जे को हर्मिका कहा जाता था, और हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहा जाता था। अब ये हर्मिका है, इसके ऊपर से एक इस तरीके के रड निकले होते थे, यानी एक स्तूल निकला होता था, और इसे कहा जाता था यष्टि, इसे कहा जाता था यष्टि। अब आगे बात करें तो यष्टि पर 3 छत्रियाँ थी। यष्टि पर क्या थी, 3 छत्रियाँ देखने को मिलती है। अगर यष्टि हम मान लीजिए इस तरीके के लंबे से जो मस्तूल है ये यष्टि है, इसमें 3 छत्रियाँ देखने को मिलती हैं। इस तरीके से 3 छत्रियाँ हमें देखने को मिलती हैं, इसके ऊपर इस तरीके से 3 छत्रियाँ देखने को मिलती हैं। आगे बात करें तो चारों तरफ घूमने के लिए एक रास्ता होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। तो जो स्तूप बना होता था इसके चारों तरफ मान लीजिए ये इस तरीके से इसके चारों तरफ ये रास्ते बने होते थे।
इसे कहा जाता था प्रदक्षिणा पथ। इसे कहा जाता था प्रदक्षिणा पथ। इसे कहा जाता था प्रदक्षिणा पथ। और संरचना के चारों ओर वेदिका देखने को मिलता है, यानी एक बाउंड्री, एक रेलिंग कर दी जाती थी। ये पूरा हो गया आपका स्तूप। स्तूप के बाहर से चारों ओर रास्ते बने होते थे जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, और इसको चारों ओर से एक शेप बना दिया जाता था, एक बाउंड्री कर दिया जाता था, एक रेलिंग कर दिया जाता था। उसी को कहा जाता था वेदिका। और यही वेदिका बनाता है पुष्यमित्र शुंग, किसमें? तो सांची के स्तूप में, जो महास्तूप होता है सांची का, उसमें। तो ये हो गया आपका वेदिका। और वेदिका में हमें प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं, और इसी वेदिका में प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं। यहाँ मान लीजिए एक द्वार हो गया, और इस द्वार को तोरण द्वार कहा जाता था। इस द्वार को तोरण द्वार कहा जाता था। तो इस तरीके से एक स्तूप की संरचना होती है। तो सबसे पहले बात करें तो स्तूप में कोई पवित्र चीज रखा जाता है स्मृति के लिए। मान लीजिए अगर बुद्ध का स्तूप है तो बुद्ध के स्तूप में बुद्ध के शारीरिक अवशेष को या फिर उनके द्वारा उपयोग की गई कोई वस्तु को जो पवित्र होता था उसको रखा जाता था। उसके ऊपर अर्धवृत्ताकार शेप बनाया जाता था, अर्धवृत्ताकार आकृति बनाई जाती थी जिसे अंड कहा जाता था। और इस अर्धवृत्ताकार आकृति के ऊपर एक शेप बना होता था, एक छज्जा बना होता था जिसे हर्मिका कहा जाता था। और इस हर्मिका में एक मस्तूल बना होता था, रड जैसा लंबा सा एक बना होता था मस्तूल, और ये मस्तूल आपका यष्टि कहलाता था। और इस मस्तूल में इस तरीके के 3 छतरियां देखने को मिलती है। उसके बाद स्तूप के चारों ओर बाहर से घूमने का रास्ता बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। और इसके बाहर, सबसे बाहर में बाउंड्री किया जाता था, रेलिंग किया जाता था, और उस रेलिंग को वेदिका कहा जाता था। और उस वेदिका में ही प्रवेश द्वार बनाए जाते थे जिसे तोरण द्वार कहा जाता था। तो ये था स्तूप की संरचना। हम लोगों ने स्तूप की संरचनाओं को समझ लिया, लेकिन स्तूप में जितनी भी संरचनाएं थी ये यूं ही बनी हुई नहीं होती थी, इनके कुछ अर्थ होते थे। ये हर एक संरचनाएं किसी न किसी चीज़ का प्रतीक था। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि स्तूप की संरचनाएं किस चीज़ का प्रतीक था और उनके क्या अर्थ थे। तो चलिए बात करते हैं। तो बात करते हैं स्तूप के विभिन्न अंगों की और उनके अर्थ को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला है तोरण द्वार। सबसे पहला है तोरण द्वार। तोरण द्वार को समझते हैं। तो तोरण द्वार क्या था? तो स्तूपों के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार। तो जो स्तूप होते थे उसके चारों ओर 4 प्रवेश द्वार होते थे। तो चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये स्तूप का पवित्र चीज है, यानी बुद्ध के शारीरिक अवशेष या उनके संतों का शारीरिक अवशेष है, या फिर उनके द्वारा उपयोग की गई कोई वस्तु, इसी के ऊपर स्तूप बनाया जाता था। तो इसके ऊपर एक अर्धवृत्ताकार शेप बनता था जो स्तूप का निर्माण करता था, और इस स्तूप को एक बाउंड्री के जरिए घेर दिया जाता था, रेलिंग लगा दिया जाता था। और इसी बाउंड्री में हमें 4 द्वार देखने को मिलते हैं। पहला द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, और ये बाउंड्री पूरा घेरा हुआ होता था। तो ये पूरा शेप इस तरीके से घेरा हुआ रहता था, और ये लास्ट में पीछे साइड एक और द्वार। तो ये 4 द्वार हो गए, 4 प्रवेश द्वार। 4 प्रवेश द्वार की बात की है, और ये चारों ओर फैला हुआ है स्तूप के। अब आगे बात करें तो इस प्रवेश द्वार का अर्थ क्या होता था? तो यह जो प्रवेश द्वार था यह चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों के फैलने का प्रतीक था। यानी ये जो 4 प्रवेश द्वार थे, जो 4 तोरण द्वार थे, इनका अर्थ था कि बुद्ध के संदेशों के फैलने का, यानी ये चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों के फैलने का प्रतीक था। तो स्तूप के निर्माण में जो ये तोरण द्वार होते थे इसका प्रतीक था कि यह क्या करता था? तो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों को फैलाता था, यानी बुद्ध के संदेशों के फैलने का प्रतीक था। तो ये तो हम लोगों ने पहली संरचना समझ ली। अब आगे बात करते हैं दूसरी, वेदिका। वेदिका क्या थी? तो स्तूपों के चारों तरफ एक घेरा। तो जो ये घेरा है, स्तूप ये है, इसके चारों तरफ एक घेरा किया गया है, यही घेरा वेदिका कहलाती थी। और ये वेदिका का क्या काम था? तो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। तो जो ये वेदिका थी, ये वेदिका जो पवित्र स्थल था उसको सामान्य दुनिया से अलग करती थी। तो वेदिका है ये पूरा जो शेप बना हुआ है, जो घेरा बना हुआ है, जो बाउंड्री बना हुआ है, ये वेदिका है।
इसके अंदर स्तूप है यानी पवित्र स्थल, और इसके जो बाहर है वह क्या है, तो वह सामान्य दुनिया है, मानव की दुनिया है। तो ये जो बाहर की दुनिया है, मानव की दुनिया, सामान्य दुनिया, इसको पवित्र स्थल से अलग करने का काम करता था वेदिका। ये बाउंड्री के अंदर पवित्र स्थल और इसके बाहर सामान्य दुनिया, तो ये बाउंड्री दोनों को अलग करने का काम करती थी। अब अगला संरचना है अंड। अंड क्या होता था, तो ये जो पवित्र वस्तु होता था इसके ऊपर जो अर्धवृत्ताकार शेप बना होता था यही था अंड। और यह किस चीज़ का प्रतीक था, तो यह शांति का प्रतीक था। अंड क्या था, शांति का प्रतीक। आगे बात करते हैं अगली संरचना, अगली है हर्मिका। और ये जो अर्धवृत्ताकार शेप था, जो अंड था, इसी के ऊपर इस तरीके का शेप बना होता था, यही हर्मिका होती थी। और हर्मिका देवताओं के घर अथवा पवित्रता का प्रतीक था, पवित्रता का प्रतीक था और देवताओं को घर का प्रतीक था। ये जो अंड के ऊपर हर्मिका बना होता था ये देवताओं के घर का प्रतीक था या फिर पवित्रता का प्रतीक था। अब अगली संरचना है छत्र। हम लोगों ने जब संरचना पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने छत्र के बारे में डिस्कस किया था। तो जो छत्र होता था वह हर्मिका के अंदर से होकर जाता था, एक रॉड होता था इस तरीके का, और इसमें हमें छत्र देखने को मिलते हैं। इसमें 3 आकृतियां देखने को मिलती है इस तरीके की, और यही 3 आकृतियां क्या थी, छत्र थी। हमें 3 छत्र देखने को मिलते हैं, बुद्ध के विचारों का प्रतीक। और ये जो छत्र होते थे ये बुद्ध के विचारों का प्रतीक होता था। ये 3 छत्र बुद्ध के विचारों को बतलाते थे, बुद्ध के विचारों का प्रतीक थे। आगे बात करें तो किस तरीके के विचार, पहला श्रद्धा, दूसरा सम्मान और तीसरा उदारता। यानी ये जो हर्मिका के अंदर जो 3 छत्र हमें देखने को मिलते हैं इस रॉड में, ये 3 छत्र बुद्ध के विचारों का प्रतीक थे। पहला था श्रद्धा का प्रतीक, दूसरा था समानता का प्रतीक और तीसरा था उदारता का प्रतीक। इस तरह से हम लोगों ने संरचनाओं के अर्थ को समझ लिया, संरचनाओं के प्रतीक को समझ लिया, और हम लोगों ने मौर्यकालीन कला को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अशोक के शिलालेख को समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।